तो हेलो बच्चा लोग, मैं हूँ शिखा शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे बेटा ऑस्टियोमाइलाइटिस। एक क्विक इन्फॉर्मेशन कि मैं 2 बार पढ़ाती हूँ, एक थोड़ा रफली जिससे आपको इजीली समझ आ जाए और फिर एक प्रॉपर नोट से कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो आप ये वीडियो देखो और उसके बाद लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट पक्का करना। चलो डन, अब हम पढ़ते हैं। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। माइलो का मतलब होता है बोन मैरो। और आइटिस का मतलब होता है एज यू नो इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन बेटा कैसे होती है? इन्फ्लेमेशन होती है इसमें थ्रू एन इन्फेक्शन। ठीक है, कोई इन्फेक्शन हुआ होगा। इन्फेक्शन किससे हुआ होगा बेबी? एक इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म से हुआ है। ठीक है, इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म से एक इन्फेक्शन हुआ है। मेनली वो जो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा गया है। क्यों? क्योंकि ये स्किन पे रहता है। ठीक है, तो बेटा ऑस्टियोमाइलाइटिस में हमें देखने से ही पता चल रहा है कि इन्फ्लेमेशन हो रही है बोन एंड बोन मैरो की। ठीक है, कॉज्ड बाय एन इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब क्या होता है कि हम ये बोल सकते हैं कि एक इन्फेक्शन जो है वो लोकलाइज्ड भी हो सकता है, एक जगह पे भी हो सकता है, और वो बोन से स्प्रेड करके बाकी सराउंडिंग बोन को भी अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इधर उधर के जो सॉफ्ट टिश्यूज है वो भी अफेक्ट हो सकते हैं, पेरियोस्टेम भी अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, मेनली मेल में ये ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू वुमेन। ठीक है, और ये मेनली ये हमारी लॉन्ग बोन है। ठीक है, लॉन्ग बोन में ये वाला हमारा पार्ट डायफाइसिस है, ये एपिफाइसिस है। एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में ना मेटाफाइसिस होता है। ठीक है, जहाँ पे एक प्लेट, ग्रोथ प्लेट पाई जाती है जिसको ये अफेक्ट करता है मेनली। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑस्टियोमाइलाइटिस मेनली मेटाफाइसिस को अफेक्ट करता है। ठीक है, और इसमें जो ग्रोथ प्लेट होती है जिसको हम एपिफाइजियल प्लेट भी बोलते हैं उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, उस पर आके ये अटैक करेगा और उसको मारेगा, मेनली उसको तंग करेगा। ठीक है, और बोन मैरो, अब बोन मैरो कहाँ होती है? हमें पता है कि रेड बोन मैरो जो होती है वो एपिफाइसिस में होती है और येलो बोन मैरो मेड्यूलरी कैविटी में होती है डायफाइसिस में। ठीक है, तो यहाँ पे येलो बोन मैरो होती है बेटा। ठीक है, अब हमें पता है रेड बोन मैरो क्या काम करेगा? ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करेगा, और येलो बोन मैरो है वो ना फैट अकोमुलेशन करने में हेल्प करती है, फैट को स्टोर करती है। ठीक है, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन में येलो बोन मैरो भी रेड बोन मैरो में कन्वर्ट करके आरबीसी को फॉर्मेशन कर सकती है। ठीक है, गॉट इट? अब हम पढ़ते हैं। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस यूजुअली इन्वॉल्व करता है मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन को, और अडल्ट में बेटा, अडल्ट में हमें पता है कि मेटाफाइसिस नहीं होती है क्योंकि ग्रोथ हमारी हो चुकी होती है। तो ये एपिफाइसिस और डायफाइसिस आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और मेटाफाइसिस हट जाता है। तो हम क्या बोलते हैं? अब अडल्ट में भी तो आएगा। अडल्ट में कहाँ बैक्टीरिया रहेगा? ये वाला अडल्ट में रहेगा ये वर्टेब्रल बॉडीज में। ठीक है, वर्टेब्रल बॉडीज में मेनली लंबर रीजन में। लंबर रीजन में ये 2 वर्टेब्रल बॉडीज को अफेक्ट करेगा और बीच में जो डिस्क होती है ना बेटा उसको अफेक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये बैक्टीरिया। ठीक है, ऐसे परेशान करेगा। अब हम इतना हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब हम इंट्रोडक्शन के बारे में बेटा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस बेटा, ऑस्टियोन बोन से बन के मिलता है, माइलो मतलब मैरो, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन कॉज्ड बाय एन इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, मेनली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। इट मे कंटेन लोकलाइज्ड और इट मे स्प्रेड थ्रू द बोन, मैंने आपको बता चुकी हूँ। वो लोकलाइज्ड भी हो सकता है, स्प्रेड भी हो सकता है। मेल में मोस्टली मोर कॉमनली पाया जाता है, और मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन इन चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है, इन्वॉल्व करता है, और वर्टेब्रल बॉडीज इन अडल्ट को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, अब बेटा हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे। ठीक, क्लासिफिकेशन में ना बेटा जो हमारा ऑस्टियोमाइलाइटिस है वो बहुत तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है। ड्यूरेशन में तो बहुत सारी चीज़ें हमारी डिवाइड हो सकती है। अगर बेटा अभी अभी आया है हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है, या फिर दूसरा इकोलाई हो गया, या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी कॉज करता है ये। ठीक है, जस्ट अभी आया है और उसको आए हुए सिर्फ 2 वीक से कम ही हुए हैं, तो उसको हम एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस का नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? ऑब्वियसली अभी अभी आया, हमारी बॉडी को पता चल जाएगा तो वो जल्दी जल्दी लड़ेगा। आपके घर में कोई चोर आ जाता है और जस्ट अभी आया तो एकदम आप लड़ते रहोगे लड़ते रहोगे लड़ते रहोगे, है ना? तो ये सबसे ज़्यादा मार्क्ड इन्फ्लेमेशन देता है। ठीक है, मार्क्ड इन्फ्लेमेशन मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी, बहुत ज़्यादा तरीके से ये लोग लड़ेंगे आपस में। ठीक है, उस और सिवियर पेन होगा आपको ऑब्वियसली,
क्योंकि सिवियर पेन क्यों होगा, क्योंकि जस्ट अभी आया है वो, तो पैथोजन आया है, तो आपकी बॉडी एकदम से जल्दी जितने भी उसके पास शक्ति है सारी शक्ति से उससे लड़ेगी, तो पेन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, और फीवर भी होगा, ठीक है, और वार्मथ भी मिलेगी, वार्मथ जहाँ पे वो अफेक्ट कर रहा है, वो सारे इन्फ्लेमेशन के साइंस आपको मिलेंगे, ठीक है। सब एक्यूट दूसरा टाइप होता है सब एक्यूट। अब बेटा सब एक्यूट आता है, सब एक्यूट में क्या होता है, 2 वीक से लेके 6 वीक्स तक वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ही है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सब एक्यूट फेज। अब थर्ड में होता है बेटा क्रोनिक फेज, क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस मतलब उस बैक्टीरिया को ना हम हरा ही नहीं पा रहे, बॉडी उसको नहीं मार पा रही है, ठीक है, तो 6 वीक से ज्यादा हो चुके हैं तब भी वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर 3 नंबर की बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, परसिस्टेंस लो ग्रेड फीवर होगा। क्यों होगा परसिस्टेंस लो ग्रेड फीवर, क्योंकि बॉडी बेटा लड़ ही रही है, तो भी साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन देखने के लिए मिलेंगे। और ना हम इसमें पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें जो पैथोफिजियोलॉजी में जो कि बनती हैं, तो वो सारी बंधी हुई इसमें हमें मिल जाएगी, जैसे सेक्वेस्ट्रम बन जाता है और बन जाता है इनवॉल्यूक्रम, ठीक है, ये सब हम देखेंगे, क्लोइका वगैरह सब हम पैथोफिजियोलॉजी में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन हमने एक्यूट में, सब एक्यूट में और क्रोनिक में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, मेरे फ़ोन में आई डोंट नो क्या इशू चल रहा है तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा ढंग से, तो हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आ कैसे रहा है हम उसके बेसिस पे देखेंगे। तो एक हो सकता है एक्सोजेनस, एक्सोजेनस मतलब हो गया बाहर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट था, हमारी बॉडी में आके बोन को अफेक्ट करने लग गया। अब कैसे हो सकता है बाहर का बैक्टीरिया हमारी बोन में कैसे आ सकता है, ट्रॉमा हो गया मान लो, ठीक है, ट्रॉमा हो गया तो एक्सीडेंट हो गया और हड्डी टूट गई या वटेवर, तो वो डायरेक्ट एक्सपोजर हो गया, बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, सर्जरी हुई, सर्जरी में स्टेराइल कंडीशन नहीं थी तो हो गया। या फिर ये भी हो सकता है कि जो इम्प्लांट डाला ना वही एक्सपोज था बैक्टीरिया से, ठीक है, तो इसलिए हम इन्फेक्ट हो गए। क्या हो सकता है, एक हो सकता है डायबिटिक अल्सर, ठीक है। डायबिटिक अल्सर में क्या हुआ, डायबिटिक अल्सर में ये हुआ कि अल्सर हो जाता है, ठीक है, और उसके फुट में ना कोई भी न्यूरोपैथी हो जाती है ऑब्वियसली, तो कुछ भी उसको फील नहीं होता, तो अल्सर होगा, बैक्टीरिया भी चला गया, ठीक है, बैक्टीरिया, और अगर बोन का एक्सपोजर हो जाएगा तो वो बोन में डायरेक्टली चला जाएगा, वरना वो ब्लड के थ्रू भी बोन में जा सकता है, पर बैक्टीरिया अल्सर ओपनिंग होती है तो वो डायरेक्टली बैक्टीरिया उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है ओपन फ्रैक्चर हो गया किसी को, तब भी हम एक्सोजेनसली एक्सपोज हो सकते हैं बैक्टीरिया से, ठीक है। अब एक होता है हेमाटोजेनस। हेमाटोजेनस मतलब किसी भी तरीके से ना ब्लड में आ गया बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया ब्लड में आ गया और बैक्टीरियम की फॉर्म में ना, बैक्टीरेमिया की फॉर्म में जो हमारा बैक्टीरिया है वो ब्लड के साथ घूमता रहेगा पूरी बॉडी में, और जहाँ पे उसको फेवरेबल कंडीशन दिखेगी वहाँ पे जाके ग्रो करने लग जाएगा और डिवाइड करने लग जाएगा, ठीक है। अब हम तीसरा बेसिस पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रिस्पॉन्स, मतलब जिसकी बॉडी में ऑस्टियोमाइलिटिस हुआ है वो उसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। तो 2 वेज में रिस्पॉन्स कर सकती है, एक तो पायोजेनिक और नॉन पायोजेनिक। पायोजेनिक मतलब होता है उसकी बॉडी में पस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको बोल देंगे पायोजेनिक, और नॉन पायोजेनिक में पस फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम उसको बोल देंगे नॉन पायोजेनिक। पायोजेनिक में सबसे ज़्यादा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस यूज होता, मतलब बैक्टीरिया देखा जाता है, ठीक है, और नॉन पायोजेनिक में सबसे ज़्यादा हमारा देखा जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है, ठीक है। बाकी भी बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे इकोलाई हो गया, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया और भी एक्सेट्रा, वो सारे भी कॉज करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन ये दोनों है, नॉन पायोजेनिक के लिए ये और पायोजेनिक के लिए ये। अब हम इतना क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड टाइप ऑफ सिम्टम्स में आ जाएगा एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में 2 हफ्ते से कम, सब एक्यूट 2 वीक से 6 वीक्स, और क्रोनिक में 6 वीक से ज़्यादा। इसमें लो ग्रेड फीवर मिलेगा, इसमें हाई ग्रेड फीवर मिलेगा, इसमें सीवियर पेन होगा, और इसमें सिक्विस्ट्रम और ओवलिक्रम मिलेगा जो हम पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, कैसे हमारी बॉडी में आया, एक्सोजेनसली आ सकता है, हेमाटोजेनसली आ सकता है। एक्सोजेनसली में ट्रॉमा, सर्जरी, ओपन फ्रैक्चर या डायबिटिक फुट अल्सर के थ्रू आ गया। हेमाटोजेनसली बैक्टीरिया बन के पूरी ब्लड में ट्रैवल करेगा, ठीक है, जहाँ पे उसको फेवरेबल कंडीशंस देखेंगे वहाँ पे ग्रो करेगा। तीसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रिस्पॉन्स में 2 तरीके से हो सकता है, पायोजेनिक और नॉन पायोजेनिक। पायोजेनिक में पस फॉर्मेशन होगा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस सबसे कॉमन है। नॉन पायोजेनिक में नॉन पस फॉर्मेशन होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अदर्स बैक्टीरिया जैसे इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस एजल्टिका, ये सब देखने को मिलता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये दोनों है, तो हम इन दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। तो बेटा अब हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे विच इज़ पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है।
पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, हमें पता है कि हमारे बॉडी में बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया चला जाएगा ऐसे ब्लड में, बैक्टीरिया में बन के, ठीक है, और वो जहाँ पे उसको फेवरेबल कंडीशन दिखेगी तो वहाँ पे वो ग्रो करने लग जाएगा। अब हमें पता है एडल्ट में कहाँ ग्रो करेगा, वर्टिब्रल बॉडीज और डिस्क को डैमेज करेगा, मेनली लंबर रीजन, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा है तो बच्चे में कहाँ जाएगा, या फिर अडल्ट नहीं हुआ है और उसमें मेटाफाइसिस है, ग्रोथ प्लेट है, ठीक है, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो लॉन्ग बोन में जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मेटाफाइसिस को डैमेज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब मैंने बताया था यहाँ पे हमें पता है आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो बेटा जब दो बोन जॉइंट बनता है ना, तो यहाँ पे दोनों बोन जो है, बोन टू बोन फ्रिक्शन कॉज ना करे, तो यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज आउटर कवरिंग रहती है, ठीक है, जो बोन को घिसने से बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है। तो यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पेरियोस्टियम की लेयर रहेगी। पेरियोस्टियम आउटर कवरिंग ऑफ पेरियोस्टियम होगा। पेरियोस्टियम बोन की आउटर कवरिंग को बोलते हैं, जो क्या करता है, जो कि हेल्प करेगा बोन को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। तो आउटर कवरिंग हो जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ से ना न्यूट्रिएंट आर्टरी ब्लड लेके आएगी, क्योंकि बोन को भी तो खाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड आएगा न्यूट्रिएंट आर्टरी के थ्रू, और यहाँ पे होता है न्यूट्रिएंट फोरामेन, ताकि आराम से ये जो आर्टरी है ये अंदर चली जाए, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट आर्टरी ऐसे अंदर चली जाएगी। अब यहाँ पे मेडुलरी कैविटी होती है, जहाँ पे येलो बोन में रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। मेडुलरी कैविटी में ये वेन आएगी और असेंडिंग और डिसेंडिंग में ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या करेगी, ऐसे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी एपिफाइजियल प्लेट के पास ऐसे, ठीक है। दोबारा से जाएगी ऐसे बना लेगी, और दोबारा से जाएगी ऐसे, ठीक है। ये सब करने के बाद यहाँ से वेनस वो वापस आएगा, ब्लड जो डिजनरेटेड ब्लड ऐसे वापस आएगा, और यहाँ के थ्रू चला जाएगा न्यूट्रिएंट वेन के थ्रू, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ पे जो ब्लड ऐसे जा रहा है ना बेटा, वो यहाँ साइड इतना ज़्यादा स्लो ब्लड होता है ना, स्लो और टर्बुलेंट के साथ ब्लड जाता है, टर्बुलेंसी के साथ, कि ये जो होती है ये फेवरेबल कंडीशन बन जाती है उन बैक्टीरियमिया की, कि यहाँ पे ग्रो हो जाओ। मैंने आपको बताया था कि फेवरेबल कंडीशन होगी तो ग्रो करेगा। अब यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिल गई उन बैक्टीरिया को, और यहाँ पे क्यों मिल गई, क्योंकि स्लो और टर्बुलेंसी के साथ ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। और उनकी बॉडी पे सरफेस मॉलिक्यूल भी होते हैं कि वो इनकी वॉल पे ऐसे एपिफेजियल प्लेट पे ऐसे चिपक जाए, तो यहाँ पे बैक्टीरिया इकट्ठे होने स्टार्ट कर देते हैं और डिवाइड होने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब डिवाइड होने लग जाते हैं, हमारी बॉडी को पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स आएंगे लड़ने के लिए, ठीक है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ को लड़ने के लिए यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, अब यहाँ पे भाई बहुत तेज लड़ाई चल रही है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लड़ाई चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अपने भी सेल्स मर रहे हैं, और बाकी जो वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स और जो भी चीज़ें सेल्स आपस में लड़ रहे हैं, तो वो यहाँ पे जाके इकट्ठा हुए जा रहा है, और यहाँ पे हो जा रही है पस की फॉर्मेशन, ठीक है। क्यों, पस का मतलब क्या होता है, पस का मतलब होता है प्रोटीन रिच इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन रिच इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट बनने लग जाएगा बेटा, ठीक है। इसके बाद इसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे ऑब्वियसली, अब देखो ये ब्लड फ्लो जो ऐसे जा रहा था, अब यहाँ पे तो आ गया ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा और भी बैक्टीरिया जीत जाएंगे, तो यहाँ पे एम्बुलस फॉर्मेशन हो जाएगा। एम्बुलस क्या होता है, ग्रोइंग बैक्टीरियल कॉलोनीज एंड इन्फ्लेमेटरी डेब्रिस, मतलब कूड़ा करकट जो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से हुआ है, अपने भी सेल्स मरे हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ भी थोड़ी बहुत मरी है, ठीक है। तो यहाँ पे पर हमारे सेल्स हार गए, मतलब न्यूट्रोफिल्स हार गए, तो यहाँ पे क्या होगा, डेब्रिस इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम बोल देंगे इन्फेक्टेड एम्बोलाई, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है जाने से, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली अब ब्लड फ्लो, तो यहाँ पे ब्लड एकदम खत्म, यहाँ पे तो ब्लड फ्लो आएगा ही नहीं अब, क्योंकि ये सारे इकट्ठे हो रखे हैं, तो यहाँ का ब्लड फ्लो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा इश्चेमिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड ही नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी, न्यूट्रिशन भी नहीं जाएंगे, और यहाँ वाले सेल्स पूरे मर जाएंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं हम इश्चीमिया, और उसकी ये एक फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, तो और ज़्यादा हमारे जो बैक्टीरियल ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारी बॉडी में, ठीक है। तो पस फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा, जितना भी ये इन्फेक्टेड एम्बोलाई है ना, इसको अच्छे से कहीं ना कहीं जाना है, ठीक है। कहाँ जाना है, इसको एक लेस रिस्ट्रिक्शन वे से इसको यहाँ से जाना है, ठीक है। अब हम जब 1 साल से छोटे होते हैं ना बेटा, तो इन दोनों में, ठीक है,
एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस में ना एक कनेक्शन होता है। किसके थ्रू कनेक्शन होता है? ट्रांसफिजियल वेसल्स के थ्रू कनेक्शन होता है, इतना याद रखना, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये ऑब्वियसली मेटाफाइसिस अफेक्टेड हो रखा है और एपिफाइसिस में इसका कनेक्शन है, तो ये लेस रिस्ट्रिक्शन वे से यहाँ चले जाएंगे, एपिफाइजियल को खा जाएंगे और फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज को भी खा जाएंगे, तो जिसकी वजह से अर्थराइटिस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सेप्टिक अर्थराइटिस देखने को मिलेगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज का हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम 1 साल से बड़े हो जाते हैं तो ये ट्रांसफिजियल जो वेसल्स होती है ना, इन दोनों का कॉन्टैक्ट हट जाता है और यहाँ पे ग्रोथ प्लेट अच्छे से ग्रो कर जाती है, तो यहाँ पे नहीं जा पाएगा, तो हमें आर्टिकुलर कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है। इतना याद रख लेना, सेप्टिक अर्थराइटिस लिखा था मैंने यहाँ पे, ठीक है, इतना याद रख लेना, ठीक है, कि 1 साल से कम में सेप्टिक अर्थराइटिस होने के चांसेस है। और अडल्ट में क्या होगा बेटा, वो वर्टिब्रल बॉडीज को ऐसे ही सेम अफेक्ट करेगा जैसे यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, अब ये होगा कि यहाँ से ये लेस रिस्ट्रिक्टिव वे में जाना चाहता है, अब यहाँ पे तो जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, तो अब ये क्या करेगा, अब हमारी बॉडी में ना बहुत सारे हर्वेशन सिस्टम होते हैं। हर्वेशन सिस्टम मतलब कैसे ब्लड फ्लो करता है बोन में, ठीक है। तो हर्वेशन सिस्टम्स होते हैं जिसको हम ऑस्टियोन्स भी बोल सकते हैं। तो एक जो ऑस्टियोन्स होते हैं, मतलब जो सेल की जो लेयरिंग है ना, वो एक स्पेशल वे में अरेंज होती है, ठीक है। कैसे? जो सेल्स होते हैं ना वो ऐसे अरेंज होते हैं इन अ सर्कुलर मैनर, ठीक है। तो एक ऑस्टियोन मतलब एक जो अरेंजमेंट है, स्पेशल अरेंजमेंट, उसको मैं यहाँ बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। तो वो एक ऐसे सर्कुलर वे में प्रेजेंट होगी, ठीक है। बीच में जाएगा हमारा नर्व और ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये हर्वेशन कैनाल हो गया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे हो गया ऑस्टियोन, ये भी एक स्पेशल वे है, मैंने बताया ना बहुत सारे ऑस्टियोन ऐसे यहाँ पे करके प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक ऑस्टियोन क्या है, एक स्पेशल वे है जिसमें जो हमारी बॉडी को हमारी बोन्स को शेप देने के लिए, हार्ड बनाने के लिए एक सर्टेन वे है जिसमें ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे दूसरा ऑस्टियोन होगा, दूसरी एक स्पेशल वेज होंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैसे, इन दोनों को ब्लड कौन दे रहा है, इन दोनों को हर्वेशन कैनाल, यहाँ पे आर्टरी है इसके अंदर, तो ये ब्लड दे रहा है, ठीक है। इन दोनों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है। और ये हर्वेशन कैनाल दोनों आपस में बोन टू बोन भी कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सकते हैं, वॉकमैन कैनाल के थ्रू, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि बहुत सारे यहाँ पे हर्वेशन कैनाल है, मतलब लॉन्गिट्यूडनली ब्लड जा रहा है और हमें ट्रांसवर्स ब्लड भेजना है, तो ये आपस में कनेक्टेड है वॉकमैन कैनाल के थ्रू, हम ये बोल सकते हैं। तो ये सारी बोन्स जो है वो ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, आपस में सब कनेक्टेड हैं, ठीक है। पूरी बोन्स का ब्लड सिस्टम ऐसे कनेक्टेड होगा बाहर, ठीक है, कॉर्टेक्स में। तो क्या होगा, तो ये वाली ना, ये इसी हर्वेशन कैनाल के थ्रू और वॉकमैन कैनाल के थ्रू, वॉकमैन कैनाल के थ्रू हर्वेशन कैनाल के थ्रू, वॉकमैन कैनाल के थ्रू हर्वेशन कैनाल के थ्रू, वॉकमैन कैनाल के थ्रू हर्वेशन कैनाल के थ्रू यहाँ पहुँच जाएगी, कैसे भी, ठीक है। ऐसे 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 किसकी हेल्प से गई, हर्वेशन कैनाल के और वॉकमैन कैनाल के थ्रू यहाँ पेरियोस्टेम में पहुँच गई। पेरियोस्टेम पे ये पस पहुँच गया, मतलब जो एम्बोलाई था, इन्फेक्टेड एम्बोलाई, वो यहाँ पे पहुँच गया। इसको हम बोलेंगे सब पेरियोस्टियम एब्सेस, ठीक है। क्यों बोलेंगे सब पेरियोस्टियम, सब क्यों, क्योंकि पेरियोस्टियम जो लेयर है उसके नीचे है, इसलिए सब पेरियोस्टियम। अब्सेस मतलब कि इकट्ठा हो गया पूरा जो भी हमारा इन्फेक्टेड एम्बोलाई था यहाँ पे, ठीक है। अब इकट्ठा होने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे इस्चेमिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की ब्लड वेसल्स जो भी थी इसको ये लोग अफेक्ट कर देंगे, यहाँ पे ग्रो होने लग जाएंगे, यहाँ पे ग्रो होने लग जाएंगे, तो हम इस इस्चेमिया को बोल देंगे स्विकिस्ट्रम, ठीक है। क्योंकि अब ये क्या करेगी, यहाँ पे ये वाली जो बोन है ना, ये पूरी बोन ना डेड हो जाएगी, ये पूरी बोन, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे स्विकिस्ट्रम। तो ये क्या होती है, डेड बोन, ठीक है। तो ये डेड बोन यहाँ पे है, वो पूरी की पूरी यहाँ पे जो है वो डेड बोन हो जाएगी। बेटा सिक्विस्ट्रम एक्ट करेगा हेवन की तरह, बैक्टीरिया का हेवन है, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं है बेटा, जितना मन चाहे उतने बैक्टीरिया ऐसे ऐसे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा अब जो है इन्फेक्शन अब ठीक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ठीक, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया ग्रो कर चुके हैं और बोन की फॉर्म में आ चुके हैं और यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है, तो अगर हम एंटीबायोटिक खाएंगे भी तो ब्लड के थ्रू वो यहाँ आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स है ही नहीं। तो अब हम इसको सिर्फ हटा सकते हैं, इसको सिर्फ रिमूव कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो सिक्विस्ट्रम है ना, ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे पेरियोस्टियम के लेयर थी,
है ना। अब ये इसको ना पुश करेगा, क्यों पुश करेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ये ग्रो करने लग जाएंगे, इस पर प्रेशर क्रिएट होगा और ये पुश हो जाएगा, ऐसे लिफ्ट ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे ये जमा होते रहेंगे, ठीक है। अब ऑब्वियसली पेरियोस्टियम को बाहर से तो बेटा ब्लड सप्लाई मिल ही रही है ना, तो पेरियोस्टियम के पास तो ब्लड सप्लाई है, तो वो क्या करेगा, ब्लड सप्लाई, तो पेरियोस्टम को फील हो जाएगा अब दोबारा कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। जो हमारे सेल्स होते हैं ना, उनको पता है कि हमारी बॉडी में भाई कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स सिक्रीट करते हैं, न्यूट्रोफिल्स के बाद वो सिक्रीट करते हैं मैक्रोफेजेस, और मैक्रोफेजेस के बाद वो लिम्फोसाइट सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ये तीनों बारी बारी लड़ते हैं, एक्यूट फेज में ये लड़ेगा, फिर ये लड़ेगा, फिर ये लड़ेगा, ठीक है। जब ये दोनों लड़ने लग जाएंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि बहुत सारे सेल सिक्रीट करेंगे क्या, साइटोकाइनिन्स, है ना, इंटरल्यूकिन 1 और 2 और TNF अल्फा, ये सब रिलीज होगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो ये यहाँ पे जो ये पेरियोस्टियम जो लेयर है, इसमें ना मेसेनकाइमल ऑस्टियोप्रोजेनेटर, ठीक है, मेसेनकाइमल ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, ये स्लीपी सेल्स होते हैं, वैसे तो सोते रहेंगे, पर जब ये वाले सब्सटेंसेस इनको जगाएंगे तो ये जग के क्या रिलीज करेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट बनाएंगे और यहाँ पे भी बोन फॉर्मेशन चालू कर देंगे और यहाँ एक बोन बन जाएगी, ठीक है। इसके आसपास एक बोन बना लेगी, ठीक है, तो ये बोन से इसको कवर कर लेगी और एक हड्डी बन जाएगी प्रॉपर, जो कि इसको अलग करेगी, जिसको हम बोलते हैं इन्वोल्यूक्रम, ठीक है। तो डेड बोन के आसपास एक न्यू बोन की फॉर्मेशन जो लिविंग है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने जो आपको बताया था वो तो डेड बोन हो गई, तो डेड बोन के आसपास ये जो लिविंग बोन है, जो न्यू बोन फॉर्मेशन हुआ है आउटसाइड द डेड बोन, और ये इनकेस कर रही है, कवर कर रही है सिक्वेस्ट्रम को, उसको हम बोलते हैं इन्वोल्यूक्रम, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा जब यहाँ पे ऑब्वियसली अब बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से ये और भी ज़्यादा प्रेशर लग के यहाँ पे एक ओपनिंग हो जाएगी, जिस ओपनिंग को हम क्लोएका बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इकट्ठा हो गए, ये एक न्यू लेयर, न्यू बोन है, और यहाँ पे एक लेयर आ जाएगी क्योंकि प्रेशर दे रहा होगा, ये जो अंदर जो डेब्रिस पड़ा हुआ है, तो ये बाहर निकलने के लिए, जो पस पड़ा हुआ है ये बाहर निकलने के लिए आएगा और हमारी स्किन के थ्रू ओपनिंग हो सकती है और पस रिलीज हो सकता है, ठीक है। हमारे सराउंडिंग टिश्यू को भी बेकार कर देंगे क्योंकि लिविंग बैक्टीरिया भी हो जाते हैं पस में, तो मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिलीज हो सकता है स्किन, ठीक है। और ये किस लिए ओपनिंग हुई, क्लोका क्यों आया, क्लोका ओपनिंग को कहते हैं, क्यों हुआ क्लोका, इसलिए हुआ ताकि ड्रेनेज करा सके जो भी यहाँ पे जो भी सिक्वेस्ट्रम पस की फॉर्मेशन, पस बन रहा है, सिक्वेस्ट्रम है, जो भी डेड बोन्स हैं उसमें लिविंग सेल्स हैं, वो सारे यहाँ से निकल के और बाहर जा सकें, ठीक है, ड्रेनेज हो सके। यहाँ पे इसका हम पढ़ लेते हैं अब, ठीक है। तो हमने पैथोफिजियोलॉजी में एंट्री ऑफ बैक्टीरिया हुआ, कैसे हुआ, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू या डायरेक्टली भी आ सकता है। बैक्टीरिया आ गए तो वो क्या करेंगे, सिस्टमेटिकली घूमते रहेंगे बॉडी में, जहाँ पे उनको स्पेसिफिक बोन रीजन्स में वो रुक जाएंगे जहाँ उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। फेवरेबल कंडीशन अब कहाँ है, मेटाफाइसिस में है लॉन्ग बोन के, क्योंकि उसकी वस्कुलर एनाटॉमी थोड़ी सी अजीब है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हेयर पिन शेप लूप्स प्रेजेंट है, जहाँ पे ब्लड फ्लो स्लो होता है और टर्बुलेंट होता है। अडल्ट में वर्टिब्रल बॉडीज पे जाएगी, क्योंकि वर्टिब्रल बॉडीज भी रिच ब्लड सप्लाई होती हैं और वो भी स्लगिश वीनस फ्लो, वहाँ पे भी सेम ऐसा ही कुछ होता है, वहाँ के भी ब्लड फ्लो जो है वो भी आराम से जाएगी, तो वहाँ पे भी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे बैक्टीरिया पहुंच जाएगा तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगी और वो डिवाइड करने लग जाएंगे। अब हमारा एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, बॉडी को लगेगा अरे कुछ हो, गलत हो रहा है, मारो मारो, तो वो क्या करेंगे, न्यूट्रोफिल्स लाएगी, न्यूट्रोफिल्स को बोलेगी लड़ो, ठीक है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आ जाएंगे लड़ने के लिए, ठीक है, और प्रोटीन्स को खत्म करने के लिए, ठीक है। और क्या होगा, पस फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रहा है ऑब्वियसली वहाँ की ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी और वहाँ पे ऐसे उनमें ऐसे यहाँ पे ब्लड वेसल्स जा रही थी, इनमें ये इकट्ठा हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि इस्चेमिया हो जाएगा, यहाँ पे ब्लड सप्लाई की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, तो ये वाला जो एरिया है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। नेक्रोसिस हो जाएगी, मतलब उसको खाना नहीं मिलेगा तो ये मर जाएंगे, ये वाला बोन का पार्ट मर जाएगा, ठीक है। बोन का पार्ट मरने के बाद इन्फेक्टेड एम्बोलाई बन जाएगा। इन्फेक्टेड एम्बोलाई क्या होता है, ग्रोइंग यहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं और इन्फ्लेमेटरी डेब्रिस है जिसने इन्फेक्टेड एम्बोलाई बना लिया। एम्बोलाई मतलब जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है ब्लड फ्लो को, ठीक है, तो यहाँ पे ये अटक गया।
दिस वस्कुलर ऑक्लूजन, अटकना, वस्कुलर मतलब वेसल्स का, ब्लड वेसल्स का जहाँ से ब्लड नहीं जा पा रहा है, वर्सन इस्चेमिया को वर्सन कर देता है और बोन नेक्रोसिस को बढ़ाता है। अगर बिलो फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर एज है तो क्या होगा, मेटाफाइज और एपिफाइसिस आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्टेड एम्बोलाई क्रॉस कर सकता है ग्रोथ प्लेट को और एपिफाइसिस में भी पहुंच सकता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसको हम सेप्टिक अर्थराइटिस बोलते हैं, मैंने बताया। ठीक है, अडल्ट्स में क्या कर सकती है, अडल्ट्स में वो क्रॉस नहीं कर सकती, तो अर्थराइटिस तो नहीं करेगी, लेकिन क्या करेगी, वो हर्वेशियन कैनाल और वॉकमैन कैनाल के थ्रू पेरियोस्टियम तक पहुंच जाएगी, तो वहां पे सब पेरियोस्टियम अब्सेस बन जाएगा। ठीक है, तो पेरियोस्टियम अब्सेस बनने के बाद वहां पे इस्चीमिया हो जाएगा, वहां पे भी सिक्विस्ट्रम फॉर्म हो जाएगा, मतलब डेड बोन वहां पे पूरे में फॉर्म हो जाएगी इतनी बड़ी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सिक्विस्ट्रम किसकी तरह एक्ट करेगा, इन्फेक्शन परसिस्ट करेगा और अब ठीक नहीं हो सकता, अब सिर्फ हटाना है तो हड्डी ही हटानी पड़ेगी। ठीक है, अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बहुत 6 हफ्ते से ज़्यादा हो जाएंगे, 7 हफ्ते से मंथ्स लग जाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन परसिस्ट करता रहेगा। अब हमारी बॉडी के बाकी जो सेल्स होंगे वो सिक्रीट करेंगे साइटोकाइनिन्स, इंटरल्यूकिन 1, 2, TNF अल्फा। ठीक है, जिससे पेरियोस्टियम सेपरेट हो जाएगा बोन से, मैंने बताया था। और क्या सिक्रीट करेगा, मतलब क्या कॉज करेगा, ये मेसेनकाइमल ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे और उससे ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, न्यू बोन फॉर्मेशन होगी, जो कि सिक्विस्ट्रम को, ये जो सिक्विस्ट्रम था इसको इनक्लोज कर लेगी। ठीक है, दिस सब अब यहाँ पे क्या होगा, क्लोएका आ जाएगा। द सब पेरियोस्टियम एब्सेस, जो एब्सेस था यहाँ पे, कैन रप्चर आउट इन द सॉफ्ट टिश्यू और ये बाहर निकल सकता है थ्रू क्लोएका। ठीक है, ये रहा। ठीक है, क्लोएका के थ्रू ये बाहर चला जाएगा, ओपन चैनल्स होते हैं क्लोएका और फ्रॉड ड्रेनेज के ये बाहर से निकल जाएगा और पस फॉर्मेशन, पस जो है वो बाहर निकल ड्रेनेज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्किन के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, आउटसाइड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे निकला और यहाँ पे स्किन के थ्रू बाहर निकल गया। ठीक है, तो क्लोएका क्या होते हैं, ओपन चैनल्स होते हैं, जिससे क्या होगा, ड्रेनेज के लिए ओपन चैनल्स होंगे और ये ऐसे पस और जो भी यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया थे वो बाहर आ सकते हैं और स्किन के थ्रू वो ड्रेन आउट हो जाएंगे और स्किन के थ्रू बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्लिनिकल फीचर्स। अब मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। अडल्ट अक्यूट अगर है तो क्या होगा, एकदम से फीवर आएगा, डीप पेन होगा क्योंकि एकदम से लड़ाइयाँ चल रही है ना, न्यूट्रोफिल्स जो थे वो एक्टिवेट हो गए थे। ठीक है, तो क्या होगा, टेंडरनेस बहुत ज़्यादा हो गया अफेक्टेड बोन में, स्वेलिंग, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन के सारे साइन, लोकल वार्म सब देखने को मिलेगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी हमारी मूवमेंट क्योंकि हम मूव करेंगे तो पेन और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, उसको हम रिफ्यूज़ कर देंगे उस लिम्ब को यूज़ करने के लिए, क्यों, क्योंकि हमें पेन हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे सूडो पैरालिसिस। पैरालिसिस हुआ नहीं है पर लेकिन फील होगा कि पैरालिसिस हो गया। क्रोनिक में क्या होगा, माइल्ड फीवर या फिर अब फीवर एब्सेंट होगा क्योंकि लगातार लड़ाई हो रही है और धीरे धीरे लड़े जा रहे हैं, महीनों हो गए लड़े जा रहे हैं। ठीक है, डल एकिंग पेन रहेगा, पेन थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन से वो पेन चलता रहेगा। परसिस्टेंट स्वेलिंग रहेगी, थिकनिंग हो जाएगी बोन थिकन क्यों हो जाएगी, क्योंकि पेरियोस्टियम ने भी तो एक बेटा न्यू बोन फॉर्मेशन करी थी ना, उसकी वजह से थिकनिंग ऑफ बोन हो जाएगी। डिस्चार्जिंग होगा साइनस का विद पस, है ना, मैंने आपको जो यहाँ पे बताया। ठीक है, यहाँ पे ये वही तो हो रहा है बेटा, ये जो साइनस विद पस ही तो निकल रहा है यहाँ से हमारी स्किन से, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, जनरल वीकनेस रहेगी। क्यों जनरल वीकनेस रहेगी, क्योंकि हमारे सारे जो बॉडी के WBCs हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, सारे के सारे लड़ने भड़ने पे लगे पड़े हैं इस एरिया में। ठीक है, तो हमारी जनरल वीकनेस रहेगी। डिफॉर्मिटी ऑफ द लिम्ब, डिफॉर्मिटी हो सकती है लिम्ब की, क्यों, क्योंकि स्टिफनेस और रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हम, उसकी वजह से भी हो सकती है, और न्यू बोन फॉर्मेशन की वजह से भी हो सकती है, जिसकी वजह से हमें पेन बढ़ेगा, तो डिफॉर्मिटी हो जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका डायग्नोसिस कैसे करना है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब हम एक्यूट फेज में, जब फीवर वगैरह आ रहा होगा, तो डॉक्टर ऐसे थोड़ी, उसको थोड़ी पता चल जाएगा कि क्या हो गया, वो तो अपने सिम्टम्स बताएगा पेशेंट। ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे कि मतलब ब्लड रिपोर्ट लेके आओ, तो कंप्लीट ब्लड काउंट होगा, जिसमें क्या होगा, हमारा ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन है तो WBC का रेट बढ़ा आएगा। ठीक है, मतलब कि ESR रेट बढ़ा हुआ आएगा कि इन्फ्लेमेशन हो रही है बॉडी में, और C रिएक्टिव प्रोटीन CRP भी बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से ये सब बढ़े हुए आएंगे। ठीक है, उसके बाद उनको फील हो जाएगा अरे कुछ तो गलत है। ठीक है, और उनको ये हमारे क्लिनिकल फीचर से भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे वार्मथ प्रेजेंट है, जब हम टच करें, टेंडरनेस प्रेजेंट है और इन्फ्लेमेशन के साइन है, रेडनेस है, तो उनको फील होगा कि कुछ तो गलत हो सकता है, तो वो बोलेंगे एक्सरे कराओ, एक काम करो। ठीक है, जब पेशेंट एक्सरे कराएगा तो एक्सरे में क्या होगा, आर्किटेक्चर ऑफ बोन ऑब्वियसली थोड़ा
अब नॉर्मल होगा, ठीक है, नॉर्मल नहीं होगा। पेरियोस्टियम का मतलब वो एलिवेशन भी हो सकता है, ठीक है, थिकनिंग भी हो सकती है बोन की, जैसे हमने देख लिया। ऑस्टोपीनिया भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली क्या हो रहा है, यहाँ के जो बोन के जो सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी खत्म हो गई क्योंकि उनको मार गिराया, तो यहाँ पे हमें ऑस्टोपीनिया भी देखने को मिल सकता है, मतलब कि बोन मैट्रिक्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है आधी से ज़्यादा, इसलिए ऑस्टोपीनिया हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब उनको लगेगा अरे ये तो दिक्कत है, तो एक काम करो, हम पक्का बताने के लिए ना एमआरआई करा के आओ एक बार। तो एमआरआई जब हम कराएंगे तो उसमें क्या पता चलेगा, ऑस्टियोमाइलाइटिस कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एमआरआई में एब्सेस का पता चल जाएगा, ठीक है। अब उनको पता चल गया कि अरे, लेकिन अब उनको ये भी पता है कि वैसे तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ही 98% रखा होता है, लेकिन और भी बाकी भी तो ऑर्गेनिज्म है जो ये कॉज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बोन बायोप्सी कराने के लिए बोलेंगे पेशेंट को कि बोन बायोप्सी कराओ, जिससे पैथोजन का पता चल जाए और उसके हिसाब से हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ठीक है। अब इतना ये हमारा डायग्नोसिस हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस में कंप्लीट ब्लड काउंट, WBC बढ़ा हुआ आएगा, ESR बढ़ा हुआ आएगा, CRP बढ़ा हुआ आएगा। एक्सरे में अब नॉर्मल आर्किटेक्चर ऑफ बोन देखने को मिलेगा, एलिवेशन ऑफ पेरियोस्टियम देखने को मिलेगा, थिकनिंग हो रखी होगी, ऑस्टोपीनिया देखने को मिलेगा, ठीक है। बोनी स्कैन और MRI में हमें कंफर्म हो जाएगा कि ऑस्टोमाइलाइटिस हो रखा है, तो एब्सेस को देखने के बाद, ठीक है। बोन बायोप्सी में हमें पैथोजन का पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली पैथोजन है क्या। अब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट, ठीक। अब ट्रीटमेंट में बेटा हम क्या देखेंगे, पहली बात, अगर एंटीबायोटिक तो चलानी ही चलानी है। क्यों चलानी है, क्योंकि बेटा लिविंग एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में, लिविंग बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अभी भी प्रेजेंट थे, ठीक है। तो एंटीबायोटिक से क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई डोज एंटीबायोटिक चलेगी, और एंटीबायोटिक कैसी होनी चाहिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसी के हिसाब के एंटीबायोटिक होनी चाहिए, ठीक है, उसी को मारे, ठीक है। अगर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है तो हम उसी के हिसाब से एंटीबायोटिक दे देंगे कि इसी बैक्टीरिया को वो खत्म करें, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या होगी, अगर एब्सेस जो था प्रेजेंट है, उस एब्सेस को हम सिर्फ सर्जरी के थ्रू निकाल सकते हैं, क्योंकि अब बोन निकल चुके हैं, सिकुस्ट्रम निकालना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो सिकुस्ट्रम निकालने के लिए पूरा सर्जरी करानी पड़ेगी। अगर वर्टिब्रल, जैसे मैंने आपको बताया था 2 वर्टिब्रा है, उनके बीच में भी ये डिस्क को भी खा जाता है और दोनों वर्टिब्रा को खाता है, ठीक है। तो इसके बीच में तो भाई नर्व्स भी जा रही है, ये भी इम्पिंज हो रही होंगी, ठीक है। उसकी भी सर्जरी, मतलब स्पाइनल इंस्टेबिलिटी भी दिखेगी, तो उसके लिए भी हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सर्जरी भी हो गया, और सर्जरी हम इसलिए भी करेंगे कि नेक्रोटिक बोन मतलब हमारी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है। अब हम चौथी चीज़ क्या कर सकते हैं, चौथी चीज़ हम ये कर सकते हैं बेटा, ये सब तो मैंडेटरी है, ये ना एक ना इमरजेंसी सिचुएशन है। इमरजेंसी सिचुएशन में आपको बाकी चीज़ें सेकेंडरी, सबसे पहले एंटीबायोटिक जो भी बोन वो रखी है उसको निकालेंगे, ठीक है, बाकी चीज़ सेकेंडरी। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपका रोल क्या हो सकता है, आपका रोल ये होगा कि हम सबसे पहले ना डॉक्टर से प्रॉपर टच में रहेंगे, प्रॉपर बात करेंगे, ठीक है। हमारा गोल क्या होना चाहिए कि फंक्शन जितना बचा हुआ है, अगर पेन है तो पेन को तो देखो एंटीबायोटिक और सर्जरी से ही हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो गोल्स में क्या आएगा, हम फंक्शन मेंटेन करेंगे, प्रिवेंट करेंगे कॉम्प्लिकेशन ना हो, रिकवरी को सपोर्ट करेंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे। एजुकेट करने में हम उसका टाइप बता सकते हैं, कौन सा टाइप हो गया आपको। अगर लोअर लिम्ब है तो हम उसको बोलेंगे थोड़ा सा सपोर्ट के साथ उस लिम्ब को ज़्यादा छेड़ोगे, चलाओगे, रिमूव करोगे तो क्या होगा, और आपका जो इन्फेक्शन है वो बढ़ सकता है, क्योंकि ब्लड फ्लो हमारा डायनेमिक्स चेंज होंगी बॉडी की, तो उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप रेस्ट करो प्रॉपर, ठीक है, प्रोटेक्ट करो अफेक्टेड एरिया को, ठीक है। तो एक्यूट फेज में हमारे गोल्स क्या होंगे कि रेस्ट और प्रोटेक्ट करना है अफेक्टेड एरिया को, मोबिलाइजेशन करके रखनी है और पेन मैनेज करना है, ठीक है। स्ट्रेस अवॉइड करना है अफेक्टेड बोन पे, जेंटल पोजिशनिंग बना के रखनी है, ठीक है। कॉन्ट्रालेटरल लिम्स की हम एक्सरसाइजेस थोड़ी बहुत करा सकते हैं, और बेड मोबिलिटी तो हमें करानी ही पड़ेगी। क्यों, क्योंकि बेड बेटा वो बिल्कुल ही नहीं हिलेगा तो क्या मतलब ऐसे थोड़ी जी आ जाता है। रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस हम करा सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी जनरल वीकनेस हो रखी है, तो हम डायफ्राम वगैरह पे हम ज़्यादा वो नहीं आने देंगे लोड, और हम रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस कराएंगे क्योंकि जनरल वीकनेस प्रेजेंट है, ठीक है। पोस्ट सर्जरी हम क्या करा सकते हैं, क्योंकि सर्जरी होगी। अब मैं ऐसे बोल दूं कि सर्जरी नहीं होगी तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सर्जरी है। अगर एक्यूट में तो ये कराएंगे, एक्यूट में ठीक हो जाता है तो ठीक है, वरना हम सर्जरी कराएंगे। और एक्यूट के बाद अगर हम उसने एंटीबायोटिक ले लिया और वो ठीक हो गया तो हम क्या करेंगे, ROM को रीस्टोर करेंगे, स्ट्रेंथन कराएंगे, फंक्शनल मूवमेंट सिखाएंगे उसको, ठीक है। री इंट्रोड्यूस करेंगे वेट बेयरिंग से अगर लोअर लिम्ब इफेक्ट था तो, और सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होने से बचाएंगे, ठीक है। पोस्ट सर्जरी में भी बेटा सेम करेंगे, क्योंकि उसका पूरा वो ठीक हो चुका है, तो हम उसके बाद भी उसका स्टोर करेंगे, ROM स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कराएंगे, फंक्शनल सारी चीज़ें सिखाएंगे उसको, ठीक है। सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होने से बचाएंगे, ठीक है। क्यों सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, क्या पता वो बेड पे लेटा ही रहे क्योंकि उसको वीकनेस आ जाए, तो हम ऐसा भी नहीं करेंगे ना, तो इसलिए हम
उसको सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होने से बचाने के लिए उसको थोड़ा वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज, अगर लोअर लिम्ब अफेक्टेड था, पता चला उसकी इतनी वीकनेस बढ़ जाए बेड रेस्ट करते हुए, ठीक है, तो इसलिए हम उसको चलना सिखाएंगे प्रॉपर। सबसे पहले हम पैसिव कराएंगे, फिर एक्टिव असिस्ट कराएंगे, फिर एक्टिव ROM कराएंगे। स्ट्रेंथनिंग में भी पहले हम आइसोमेट्रिक से स्टार्ट करेंगे, फिर असिस्टेंस देना धीरे धीरे शुरू करेंगे। वेट बेयर में भी हम जब कराएंगे जब मेडिकल क्लियरेंस होगी, अपने आप से नहीं कराना, ठीक है। हम बोल रहे हैं ना, पूरा डॉक्टर पूरा एक दूसरे से पूरा लिंक रखेंगे। इसके बाद भी हम क्या करा सकते हैं, गेट ट्रेनिंग कराएंगे। गेट ट्रेनिंग में हम असिस्टिव एडवाइस के साथ कराएंगे। पेन मैनेजमेंट, अगर उसको पेन मैनेजमेंट तब भी है सर्जरी के बाद भी, तो हम उसको टेंस दे सकते हैं बाद में, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई इम्प्लांट नहीं लगा है ऑब्वियसली, ठीक है। लॉन्ग टर्म में क्रोनिक में हम क्या कर सकते हैं, ADLs एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग सिखाएंगे, गेट ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। स्कार टिश्यू मैनेज करेंगे, ओवरलोडिंग पहले शुरू में बिल्कुल नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। और फंक्शनल रिस्टोरेशन कराएंगे, ठीक है। अब हम ये पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो एक इमरजेंसी सिचुएशन के हिसाब से ही करा जाएगा, तो एंटीबायोटिक्स चलाई जाएंगी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था, उसके हिसाब से हमें एंटीबायोटिक मिलेंगी, ठीक है। अगर अपसेस है बॉडी में तो सर्जरी करानी पड़ेगी। अगर वर्टिब्रल अपसेस है तो भी न्यूरल कंप्रेशन हो सकता है, स्पाइनल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, तो भी उसके हिसाब से भी सर्जरी होगी। नेक्रोटिक बोन को हटाने के लिए भी सर्जरी करी जाएगी, ठीक है। 14 हम आते हैं फिजियोथेरेपी पे। फिजियोथेरेपी पे क्या होगा, अगर एक्यूट फेज है, ठीक है, अगर फिजियोथेरेपी करेंगे, अगर एक्यूट फेज है तो बेटा मेन गोल्स क्या रहेंगे हमारे, रेस्ट करना है, प्रोटेक्शन ऑफ अफेक्टेड एरिया, इमोबिलाइजेशन, क्योंकि एक्यूट है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है बेटा बॉडी में, तो हम ज़्यादा उसको लोड नहीं देंगे। पेन मैनेज करेंगे, ठीक है। अवॉइड स्ट्रेस नहीं करेंगे अफेक्टेड बोन को, बिल्कुल जेंटल पोजिशन सिखाएंगे, बेड मोबिलिटी सिखाएंगे। बाकी के लिम्स की जो अनअफेक्टेड है उसकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस हम करा सकते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करा सकते हैं। पोस्ट सर्जरी या फिर एक्यूट, मतलब एक्यूट के बाद वो ठीक हो गया एंटीबायोटिक से ही, तो हम पोस्ट सर्जरी, ज़्यादा नहीं बढ़ रखा था उसका केस, तो हम पोस्ट सर्जरी या फिर उसका ठीक होने के बाद हम रिस्टोर ROM करेंगे। स्ट्रेंथ पे ध्यान देंगे क्योंकि जनरलाइज्ड वीकनेस थी उसको, फंक्शन पे ध्यान देंगे, रीइंट्रोड्यूस करेंगे वेट बेयरिंग, अगर लोअर लिम्ब अफेक्टेड थे तो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। हमेशा पैसिव से स्टार्ट करेंगे, एक्टिव असिस्टेड पे आएंगे, फिर एक्टिव पे आएंगे। स्ट्रेंथनिंग में सबसे पहले आइसोमेट्रिक से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा बहुत लाइट रेसिस्टेंस दे सकते हैं, ठीक है। वेट बेयरिंग कराएंगे विद मेडिकल क्लियरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी अपनी मर्जी से नहीं कराना, जब वो बोलेंगे हाँ भाई ठीक हो चुका है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ हम ये सब करेंगे, ठीक है। गेट ट्रेनिंग में क्या करेंगे, गेट ट्रेनिंग में इनिशियली असिस्टेड एडवाइस के साथ ही हम करेंगे, ठीक है। अपने आप उसको पैदल चलने के लिए बोल देंगे कि भागो, ठीक है। पेन मैनेजमेंट पे हम टेंस लगा सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म में क्रोनिक में हम फंक्शनल रिस्टोरेशन करेंगे, ADLs कराएंगे, ठीक है। गेट ट्रेनिंग देंगे, स्कार टिश्यू क्योंकि स्कार बन चुका होगा, ठीक है, ऑपरेशन के बाद ऑब्वियसली वहाँ पे स्कार होगा, ठीक है, उसको मैनेज करेंगे। अवॉइड ओवरलोड को हम अवॉइड करेंगे। पुशिंग टू हार्ड कैन कॉम्प्रोमाइज बोन एंड हीलिंग और वर्सन द सिचुएशन, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। मैं अभी अभी स्टार्ट कर रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको मुझे कुछ एडवाइस देनी चाहिए, मैं कैसे पढ़ाऊँ या मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।